8 अक्टूबर की सुबह को सारी तैयारी के साथ हम लोग निकल पड़े गोमुख तपोवन ट्रेक के लिए। हमारे साथ और भी 3 लोग थे। द हिमालयन ट्रेक ट्रैवल एजेंट के साथ हम लोग जा रहे थे। उनके साथ हमारे रहने का टेंट, 4 दिन का खाने का सामान, पानी का बॉटल सब कुछ मौजूद था और चेक पोस्ट पे हमारी सारी ज़रूरतमंद चीज़ों का छानबीन हुआ। हमारे वेट, हार्ट बीट ये सब का भी चेकिंग होने के बाद गंगा के किनारे से होते हुए हिमालय की पहाड़ियों के बीच में मिट्टी के रास्ते से चलते चलते हम लोग आगे बढ़ने लगे चिरबासा की तरफ। गोमुख ट्रेक का पहला पड़ाव चिरबासा में था। 8 तारीख रात को हम लोगों को चिरबासा में रुकना था। गंगोत्री से चिरबासा जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी पेड़ पौधों से भरा हुआ है। यहाँ पर ज़्यादातर आपको पाइन और रोडोडेंड्रन के पेड़ ही देखने को मिलेंगे। अक्टूबर का महीना था इसलिए हरियाली का नज़ारा थोड़ा ज़्यादा ही था, लेकिन जितना हम आगे बढ़ते गए उतना पहाड़ियों से हरियाली गायब होती गई और बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर ये सब के ऊपर से होते हुए हम लोगों को चिरबासा की तरफ बढ़ना पड़ा। बीच बीच में छोटी छोटी नदियों की बहाव थी जहाँ पर लकड़ियों के पुल बने हुए थे, उससे पार करके जाना पड़ रहा था। गंगोत्री से चिरबासा जाने में 4 से 5 घंटा लगते हैं। चिरबासा पहुंचने पर वहां पर टेंट लगा दिया गया। जो लाल रंग के टेंट है वो रहने के लिए है, जो सफ़ेद रंग के है वहां पर बैठ के खा सकते हैं और जो नीला रंग का है वहां पर खाना बनता है। तो ऐसे ही टेंट के कलर के हिसाब से सारा चीज़ अरेंज किया हुआ है। रात को जब आप बाहर निकलोगे तो ठंडा रहेगा, लेकिन उसके साथ अगर वेदर क्लियर रहा तो आपको आसमान में बहुत सारे सितारे देखने को मिलेंगे, जो कि आम जिंदगी में हम लोग शहर में नहीं देख पाते हैं। रात का खाना ख़त्म करके हम लोग सोने चले गए और अगले दिन सुबह 9 तारीख को हम लोगों को जाना था भुजबासा तक। तो एक बहुत अच्छा सूर्योदय के साथ हम लोगों का दिन शुरू हुआ। सारे हिमालय के बर्फीले चोटियाँ बहुत अच्छे से तो नहीं दिख रहा था क्योंकि अभी भी पहाड़ी क्रॉस करना बाकी था। उसके बाद ही ये सब चोटियाँ एकदम आँखों के सामने आ जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी दिखा वो भी बहुत लोग नहीं देख पाते हैं। तो करीब 8 बजे हम लोग फिर निकल गए गोमुख की तरफ। हम लोग का आज का पड़ाव भुजबासा में था। सुबह जब टेंट से हम लोग निकले तो टेंट के बाहर कुछ पाँव के निशाने देखे गए। वो सब इन बकरियों का था। जो भी खाना बनता है और उसका जो भी वेस्ट बाहर फेंका जाता है, ये लोग आते हैं उसको खाने के लिए। हिमालयन मैना देखने को मिला रास्ते में। और चिरबासा से आप जब भुजबासा जाएंगे तो आपको 4 बार गंगा को पार करना पड़ेगा। यहाँ पर पार करने के लिए एक लकड़ी का रोपवे सिस्टम है। वो इधर से उधर रस्सी बांधा हुआ है, उसमें एक लकड़ी का सीटिंग टाइप का बना हुआ है। उसमें 6 जन बैठ सकते हैं और उधर से दूसरा आदमी वो रस्सी को खींचते हैं तो वो रोपवे धीरे धीरे उस पार चला जाता है। ऐसे आपको 4 बार पार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर गंगा इतना चौड़ा है कि आप पैदल चल के पार नहीं हो सकते हैं। और जहाँ पैदल चल के पार हो सकते हैं वहाँ सब जगह पर लकड़ी की
पुल बने हुए हैं। चलते चलते कुछ ही देर में आपको लाल बाबा का आश्रम देखने को मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे कि आप भुजबासा पहुंच गए हैं। वैसे तो भुजबासा पहुंच के वहां पर रेस्ट करना होता है, लेकिन गोमुख देखने का इतनी जल्दी थी हम लोगों को कि हम लोग और 4 किलोमीटर चल के गोमुख तक चले गए। ये है गोमुख का नज़ारा, जहाँ से गंगा निकल रही है। गौ माता के मुख जैसा बर्फ से ढकी किश्तों से पावन गंगा निकल रही है, बह रही है पुस्तों से। इस ग्लेशियर के किनारे खड़ा होकर यही बात मन में आता है कि कितने दिनों से ये गंगा, बूंद बूंद पानी से बना ये गंगा यहाँ से निकल के नीचे बंगाल की खाड़ी तक जाती है। यहाँ पर वेदर का कुछ ठीक नहीं रहता है, तो 9 तारीख जब हम लोग भुजबासा पहुँचे तो शाम को वहाँ पर तूफान का फोरकास्ट था और वो हम लोगों को देखने को भी मिला। वो बहुत खतरनाक है, इसलिए हम लोग सब टेंट के अंदर ही थे। अगले दिन सुबह 10 तारीख को गोमुख को पीछे रखते हुए हम लोग बढ़ गए तपोवन की तरफ। तपोवन जाते हुए गोमुख का वो 10 किलोमीटर विस्तृत जो ग्लेशियर है वो ऊपर से देखने को मिलता है। सारे मिट्टियों से ढका हुआ रहता है, लेकिन समझ में आता है कि वो बर्फीले ग्लेशियर है, वहाँ पर जाना बहुत ही खतरनाक है। गोमुख से तपोवन अगर आप जाते हैं तो आपको 75 डिग्री इंक्लिनेशन के साथ जाना पड़ता है, मतलब कि आपका पैर हर टाइम 75 डिग्री एंगल में रहेगा। ये थोड़ा सा टफ ट्रैक है। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम रहता है, तो आपको रुक रुक के जाना पड़ता है। आप देख रहे हैं हमारे एक साथी बहुत ही थक जा रहे थे, तो अगर बहुत ज़्यादा थकान होती है तो आपको बैठ के रेस्ट करके कुछ खा के फिर आगे बढ़ना पड़ता है। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि वापस चलते हैं, लेकिन ये जो ट्रेकिंग वाले हैं, ट्रैवल एजेंट है, वो आगे जाके तपोवन में ही अपना टेंट बांधेंगे, तो आपको तपोवन तक जाना ही पड़ेगा। सुरक्षा का व्यवस्था इनके साथ रहता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। तपोवन पहुंचने के बाद का जो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही खूबसूरत है। 10 तारीख को सप्तमी था, तो सप्तमी के दिन चंद्रमा आधा रहता है और तपोवन पहुंचते ही आपको शिवलिंग चोटी का दर्शन होगा। वो शिव के जैसे दिखते हैं, तो आधा चंद्रमा शिव के माथे पर लगा हुआ रहता है, तो शिवलिंग चोटी पर वो आधा चंद्रमा आपको शिव जी का दर्शन कराएंगे। आपका जो टेंट रहेगा वो आकाश गंगा के किनारे रहेगा। आकाश गंगा एक छोटी सी धारा है गंगा का, ये भी शिव जी के जटा से निकलता है। शिव के गोद में बैठे गणेश शिवलिंग चोटी दर्शाएगी। तपोवन की सूर्योदय में ही प्रभु की शरण मिल जाएगी। ये नज़ारा देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। शिवलिंग पर जब सूर्य की किरणें सुबह गिरती है तो लगता है कि शिवजी गणेश जी को अपने गोद में बैठा के रखे हैं। उसके पीछे मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत शिवलिंग से थोड़ा नीचे है। इसके पीछे कहानी है कि जब हनुमान जी गंधमदन पर्वत को उठाकर लेके आ रहे थे तो मेरू पर्वत ने उनको रोक दिया था। तो बहुत अनुनय विनय करने के बाद में मेरू पर्वत एक शर्त रख के झुकने को तैयार हुए।
और तब से मेरू पर्वत को संतुष्ट रखने के लिए देवी देवताओं का जो भी मीटिंग होता है, मतलब सभा बैठती है, वो ये मेरू पर्वत पर बैठती है। तो अगर आप तपोवन पहुंच जाते हो, वैसे तो ये ऋषियों का तप भूमि के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन अगर आप तपोवन पहुंचते हो तो वहाँ से स्वर्ग के द्वार बहुत ही पास है। महाभारत के समय पर पांडव और द्रौपदी भी इसी रास्ते से होते हुए स्वर्ग तक पहुँचे थे। और शिवलिंग चोटी के पीछे आपको मेरू पर्वत दिखाई देगा। यहाँ पर मौनी बाबा का तीसरा जनरेशन रहता है, मतलब उनका पोता रहते हैं, तो उनसे भी मुलाकात हुई। और आजू बाजू में आपको बहुत सारे चोटियाँ देखने को मिलेंगे, जिसमें भागीरथी 1, 2, 3, 4 ये देखने को मिलेंगे, जिसके नीचे गोमुख का ग्लेशियर है। चारों तरफ का नज़ारा बहुत खूबसूरत था, उसके साथ ठंड भी काफ़ी था। -4 डिग्री ठंड में आपको ये सब देखना पड़ेगा, लेकिन देखते देखते आप इतना खो जाओगे कि आपको ठंड का पता ही नहीं चलेगा। तपोवन में रात बिताने के बाद में हम लोग 11 तारीख सुबह फिर निकल के चिरबासा तक आ गए, और 12 तारीख हम लोग गंगोत्री से देहरादून होते हुए सारी यादें ताज़ा करते हुए अपनी घर की तरफ बढ़ गए दशहरे के दिन। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। होटल और ट्रैवल एजेंट का सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।